हेलो एंड वेलकम टू जीके विद बीके। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पोटेशियम कार्बोनेट को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा पर्ल ऐश। पर्ल ऐश कहा जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका पोटेशियम K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, और इसे क्या कहा जाता है? पर्ल ऐश, यानी जो मोती होती है, मोती की राख, मोती की राख बोला जाता है किसे? पर्ल ऐश इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोला जाता है मोती की राख किसे? पोटेशियम कार्बोनेट को। क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा पर्ल ऐश। बात करते हैं अदर ऑप्शन की। तो जो शोरा होता है इसे बोला जाता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बोला जाता है इसे, किसे? शोरे को। और ये तो हो गया छोरा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और इसे बोलेंगे शोरा। और जो शोरे का अम्ल होता है ये होता है HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट। इसे HNO3 को नाइट्रिक अम्ल भी बोला जाता है, इसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड भी इसे बोला जाता है, शोरे को, अम्ले को। और बात करते हैं म्यूरिएटिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है HCl, इसे बोला जाता है म्यूरिएटिक एसिड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नाइट्रस सल्फाइड। जो नाइट्रस सल्फाइड होता है, नाइट्रस सल्फाइड ये होता है लाफिंग गैस। और NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है NO2। और NH4 जो Cl होता है, NH4Cl ये होता है अमोनियम क्लोराइड ये होता है NH4Cl। और इसे ही बोला जाता है नौसादर। क्या बोला जाता है? इसे ही बोला जाता है नौसादर। NH4Cl को बोला जाता है नौसादर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ऑक्सीजन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। तो जिसका डी वाले ऑप्शन है इसमें है A व C दोनों, ये इसमें नीचे आ गया है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसे क्या बोलते हैं? इसे उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। उपचयन या ऑक्सीडेशन बोला जाता है। इसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ता है, या इसमें हाइड्रोजन हटता है। दोनों ही काम हो सकते हैं, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन हटेगा। और इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे, या ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे कि कॉपर होता है, कॉपर मेटल ये, और इसका ऑक्सीजन से क्रिया करके ये क्या बन जाती है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो यह जो कॉपर है ये कॉपर ऑक्साइड में बदल गई, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। यह अभिक्रिया हुई ऑक्सीडेशन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसमें ऑक्सीकरण किसका हुआ है? तो इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कॉपर एक धातु है। तो जो धातुएं होती हैं हमेशा क्या होती हैं? धातुएं हमेशा अपचायक होती हैं, अपचायक प्रकृति की होती है धातुएं। तो धातुओं का ऑक्सीकरण होता है, हमेशा याद रखिए धातुओं का ऑक्सीकरण होता है, और धातुओं का ऑक्सीकरण होता है या फिर अपचायकों का ऑक्सीकरण होता है। और जो ऑक्सीकारक होते हैं, जैसे कि अभी हमने नाइट्रिक अम्ल देखा था HNO3, ये एक ऑक्सीकारक है। इसके अलावा जो KMNO4 होता है, KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये प्रबल ऑक्सीकारक है। तो जो ऑक्सीकारक है इनका क्या होता है? तो इनका अपचयन होता है। हमेशा याद रखिए ऑक्सीकारकों का अपचयन होता है, और ऑक्सीकारक जो अपचायक होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका जो आंसर होगा वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये A व C दोनों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा C, बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है। तो प्लास्टिक क्या होता है? सबसे पहले प्लास्टिक जो होता है ये पेट्रोकेमिकल होता है,
और इसकी खोज किसने करी थी? खोज करी थी सोनोबेन ने इसकी खोज करी थी प्लास्टिक की। और जो पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी होते हैं, पहले इसमें से पेट्रोल डीजल निकालने के बाद जो पेट्रोल पदार्थ बचता है उसमें उससे प्लास्टिक का फॉर्मेशन होता है। और ये मुख्य रूप से दो तरह की होती है प्लास्टिक। दो तरह की कौन कौन सी? एक होती है थर्मोप्लास्टिक, और एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक होती है, इसे एक रूप में ढालने के बाद दूसरे रूप में फिर से डाला जा सकता है। इसके उदाहरण कौन कौन से? इसे ताप सुनम्य प्लास्टिक भी बोला जाता है। किसे? थर्मोप्लास्टिक को ताप सुनम्य बोला जाता है। और उदाहरण इसके जैसे पॉलीथीन हो गया, टेफ्लॉन और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब किसके उदाहरण हैं? ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसके उदाहरण यही हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। एक बार इन्हें जिस आकृति में हम ढाल देते हैं उसके बाद इन्हें दूसरा आकृति में नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे जो कुकर का हत्था होता है पीछे, उसमें जो प्लास्टिक लगी होती है वो किस तरह की प्लास्टिक है? वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। वो टूट के खर तो गिरता रहता है, लेकिन उसमें उसको दूसरे आकार में नहीं डाल सकते। और टेफ्लॉन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। नई चपकने वाली सतह का निर्माण करने में इसका यूज किया जाता है, टेफ्लॉन का। बर्तनों के नीचे इसका लेप लगाया जाता है, इसका टेफ्लॉन का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फेनोप्थेलिन जो होता है अम्ल के साथ कैसा रंग देता है? ये बताना है फेनोप्थेलिन जो अम्ल के साथ कैसा रंग देता है। तो फ्रेंड्स जो फेनोप्थेलिन होता है ये क्या है? एक इंडिकेटर है, यानी एक सूचक है। सूचक जैसे कि एक होता है लिटमस पेपर, जिससे हमें अम्ल और क्षार की सूचना मिल जाती है, लिटमस पेपर। और इसके अलावा प्याज होता है, वेनिला होता है, और क्लेव यानी लौंग। ये सभी क्या है? ये सभी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर या सूचक होते हैं, इनसे हमें अम्ल क्षार का पता चल जाता है। तो जो फेनोप्थेलिन होता है ये कि अम्ल और क्षार के साथ कैसा बिहेव करता है? तो जो फेनोप्थेलिन होता है ये एसिड यानी अम्ल के साथ तो ये रंगहीन होता है, और क्षार के साथ, क्षार यानी बेस, और इसके साथ ये गुलाबी रंग का होता है। ये हो गया फेनोप्थेलिन। तो फेनोप्थेलिन अम्ल के साथ कैसा रंग देता है? तो अम्ल के साथ यह रंगहीन होता है, और क्षार के साथ ये गुलाबी रंग देता है। और बात करते हैं लिटमस पेपर की। तो जो अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। एक शब्द याद रखिए, अनीला। मतलब अम्ल जो होंगे वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और जो क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पेपर को कैसा रंग दे देते हैं? नीला रंग दे देता है। तो आप ऊपर वाले को याद रखिए अनीला, बाकी ये इन दोनों को आपस में चेंज करना है। इसके अलावा एक मिथाइल ऑरेंज भी होता है, मिथाइल ऑरेंज, वो भी अम्ल क्षार की उससे भी पहचान कर सकते हैं। वो अम्ल और क्षार, एसिड और बेस। अम्ल के क्षार वो साथ वो कैसा रंग देता है? वो लाल रंग देता है, और क्षार के साथ वो पीला रंग देता है। कौन? मिथाइल ऑरेंज। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्कों को अधिक वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा निस्तापन। सल्फाइड अयस्क, जैसे कि हम जानते हैं कि अयस्कों से धातु प्राप्त की जाती है। तो जो सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उनसे अगर धातु प्राप्त करनी होती है तो उनके लिए निस्तापन विधि का यूज किया जाता है। निस्तापन करेंगे क्या निस्तापन में? तो जो सल्फाइड अयस्क होंगे उनको अधिक वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना है, तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी सल्फाइड अयस्क से। और बात करते हैं भर्जन की। जो भर्जन क्या होता है? तो ये कार्बोनेट अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए हम भर्जन विधि का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें अधिक वायु नहीं होती है, सीमित मात्रा में वायु का यूज करके उच्च ताप पर उसको गर्म किया जाता है कार्बोनेट अयस्क को। बस यहाँ सीमित शब्द आ जाएगा, सीमित वायु की उपस्थिति में जब उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो जो धातु मिल जाएगी इस विधि को कहेंगे भर्जन।
याद रखिए निस्तापन क्या है, भर्जन क्या है। निस्तापन अधिक वायु की उपस्थिति में गर्म करना, भर्जन कम वायु की उपस्थिति में गर्म करना। यहाँ सल्फाइड है इसको गर्म करेंगे और जो भर्जन होंगे उसमें कार्बोनेट है इसका यूज करेंगे। तो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अधिक वायु में पूछा है तो निस्तापन हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। तो फ्रेंड्स जो अक्रिय गैसें होती है जो आवर्त सारणी में कौन से समूह है, तो आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 वर्ग जो है, तो वो 18वें समूह में है कौन सी अक्रिय गैसें, आखिरी वाले समूह में। और कौन कौन सी है, तो हीलियम होता है, नियान, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडान, ये सब अक्रिय गैसें हैं। और इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये किसी यौगिक नहीं बनाती है, मतलब अन्य तत्वों से क्रियाएं नहीं करती हैं। लेकिन फिर भी इनमें एक अपवाद होता है जिनॉन, यह यौगिक बना लेती है कभी कभी। तो कोई क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा जिनॉन। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, तो वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस होती है ऑर्गन, ये वायुमंडल में पाई जाएगी। और बात करते हैं रेडान की, तो यह मिट्टी में पाई जाने वाली गैस होती है, मिट्टी में या फिर भूगर्भ में। और जब कभी ये वायुमंडल में आ जाती है तो इसका मतलब होता है भूकंप या तूफान, ऐसी संभावना दर्शाती है कौन, रेडॉन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, किस रूप में किया जाता है। तो ग्रेफाइट पूछे या भारी जल पूछे, भारी जल, जैसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी लिखा जाता है D2O। तो ग्रेफाइट और भारी जल इन दोनों का यूज नाभिकीय रिएक्टर में किस तरह के लिए किया जाता है, तो मंदक के रूप में यूज किया जाता है। मतलब जो अभिक्रिया को मंद करने के लिए यूज किया जाता है, धीमा करने के लिए, भारी जल और ग्रेफाइट का। तो और ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, हमेशा याद रखिए कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों। ग्रेफाइट का और उद्योगों में यूज कैसे किया जाता है, तो स्नेहक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, मतलब घर्षण को कम करने के लिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है मशीनों में। और यहाँ तो हम देख ही चुके हैं मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। और नियंत्रक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में किसका यूज किया जाता है, तो इसमें कैडमियम या बोरान की छड़ों का यूज किया जाता है इस अभिक्रिया को नियंत्रित या कंट्रोल करने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है धन आयन तो तब बनता है जब, तो धन आयन कब बनता है ऐसा पूछ रहा है। क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धन आयन बनाता है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे Na+, Na+ है, इसमें नॉर्मली सामान्यतः तो सोडियम में क्या होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितनी है 11, और 11 प्रोटॉन हो जाएंगे। लेकिन जब इस पर Na+ चार्ज आ जाता है, मतलब इस अवस्था में इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं 10, और प्रोटॉन कितने होते हैं, इसमें प्रोटॉन तो 11 है जो है ही है, और 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इसमें 1 प्रोटॉन ज़्यादा है, 11 प्रोटॉन है, इसलिए ये धन आवेशित हो जाता है। इस धन आवेश यहाँ दर्शाया जाता है। और तो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धन आयन बना लेता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है बेंजीन की खोज किसने करी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा माइकल फेराडे, इनके द्वारा बेंजीन की खोज की जाती है। और बेंजीन क्या है, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक, वो मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं एलिफेटिक, एक होते हैं एरोमेटिक। तो ये जो एरोमेटिक होते हैं इसमें बेंजीन और इससे जुड़ी संरचनाएं हम देखते हैं
एरोमेटिक यानी सुगंधित होते हैं। एरोम से मतलब होता है सुगंधित। तो जो बेंजीन होता है ये और फिनॉल, ये सभी पिक्रिक एसिड, ये सभी एरोमेटिक में होता है। तो बेंजीन के फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये ऐसे दर्शाया जाता है ऐसे। और फिनॉल को बस एक हाइड्रोजन हटाएंगे और OH लगाएंगे तो ये फिनॉल बन जाएगा। ये बेंजीन और ये फिनॉल है। और बात करते हैं फिनॉल की, तो फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है। कार्बोलिक एसिड किसको बोला जाता है? फिनॉल को बोला जाता है कार्बोलिक एसिड। तो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा माइकल फेराडे। और जो अदर ऑप्शन है मैडम क्यूरी, तो इनके द्वारा किसकी खोज की जाती है? तो मैडम क्यूरी के द्वारा खोज की जाती है रेडियो एक्टिविटी। और 2 बार नोबेल प्राप्त करने वाली महिला है, 2 बार नोबेल दिया गया था इनको, किस? मैडम क्यूरी को। और व्हीलर ने पहली बार प्रयोगशाला में कार्बन किसने बनाया था? तो व्हीलर ने बनाया था। बर्जीलियस की जो अवधारणा थी, बर्जीलियस, इनका कहना था कि कार्बन केवल जीवित पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। तो इनकी अवधारणा को तोड़ दिया था, गलत साबित कर दिया था किसने? व्हीलर ने। और क्या बनाया था? इन्होंने बनाया था यूरिया के रूप में कार्बन बनाया था प्रयोगशाला में सबसे पहले, किसने? व्हीलर ने। और जे थॉमसन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। और प्रोटॉन के गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों माने जाते हैं। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता तो हैं चैडविक, ज़्यादातर सभी को याद रहता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।